अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 के अंदर हाइड्रेशन, हाइड्रेट्स, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं जो हाइड्रोलिसिस से पहले पहले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज इस लेक्चर के अंदर कुछ डेफिनेशंस को पढ़ने जा रहे हैं। इन डेफिनेशन में सबसे पहले तो हाइड्रेशन की डेफिनेशन है, देन हाइड्रेट्स की है और फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की है। उसके बाद एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम हाइड्रेशन की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने लास्ट टाइम लेक्चर में पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स या आयंस जो होते हैं उनको वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके सामने ये एक पॉजिटिव आयन है और इसके इर्द गिर्द मैं बना रहा हूँ वाटर के मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इस पे पार्शियल नेगेटिव है क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये आपस में फोर्सेस और अट्रैक्शन डेवलप करते हैं, यानी कि नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन के साथ जो नेगेटिव पार्ट डाइपोल, नेगेटिव पार्ट या डाइपोल ऑफ वाटर है, वो पॉजिटिव आयन के साथ फोर्सेस और अट्रैक्शन डेवलप करता है। इसमें ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है या वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्वेंट है, ठीक है। और ये जो आयन्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, ये अभी तो मैंने खैर पॉजिटिव आयन लिया है, ये आयन जो है ये सॉल्यूट है। तो वाटर एज अ सॉल्वेंट जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स यानी कि आयंस या मॉलिक्यूल्स को सराउंड कर ले और उससे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर ले, वो प्रोसेस हाइड्रेशन कहलाता है। वाटर मॉलिक्यूल का सराउंड कर लेना, घेर लेना, ताकि उससे क्या डेवलप की जा सके, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो प्रोसेस कहलाता है हाइड्रेशन। स्टूडेंट, एक बात अपने जहन नशीन कर लें कि हाइड्रेशन का प्रोसेस जब होता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड, क्योंकि इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। दूसरी बात आपने जो समझनी है वो ये है कि जब ये मॉलिक्यूल्स वाटर इसको सराउंड करता है तो वाटर का ऑपोजिट डाइपोल, यानी कि अगर पॉजिटिव आयन है तो उसको नेगेटिव डाइपोल या कॉर्नर अट्रैक्ट करेगा, अगर तो नेगेटिव आयन है तो उसे पॉजिटिव डाइपोल या कॉर्नर ऑफ वाटर अट्रैक्ट करेगा। ये आयन जिसको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर चुके हैं और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर चुके हैं, इसको हाइड्रेटेड आयन कहेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस आयन को जिसमें वाटर जिसके इर्द गिर्द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर चुका है, सराउंड कर चुका है, इसे हाइड्रेटेड आयन कहेंगे। सो हाइड्रेटेड आयन is surrounded and has developed interactions with water. वाटर के मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर चुके होते हैं और उससे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर चुके हैं। सो एनी आयन सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, तो उसे हम कहेंगे हाइड्रेटेड आयन, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। यहाँ एक क्वेश्चन डेवलप होता है, हाइड्रेशन के प्रोसेस के दौरान जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो उसको सराउंड करेंगे वो कितने होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। असल में नंबर, कलर चेंज कर लो, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स surrounding ion is directly proportional to charge density। अब आप कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है उसकी इर्द गिर्द वाटर मॉलिक्यूल की तादाद भी ज़्यादा है। मसलन अगर सोडियम और क्लोराइड का मुकाबला किया जाए या कॉपर और सल्फेट का मुकाबला किया जाए
तो कॉपर के इर्द गिर्द ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे एज़ कम्पेयर टू सल्फेट, क्योंकि कॉपर आयन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होता है, लिहाजा उसके इर्द गिर्द ज़्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होते हैं। सो मैं यहाँ लिखता हूँ द आयन with high charge density यानी कि चार्ज टू साइज रेशो, चार्ज टू साइज रेशो यानी कि यूजुअली पॉजिटिव आयंस की मैं बात कर रहा हूँ। द आयन विद हाई चार्ज टू साइज रेशो या चार्ज डेंसिटी एक ही बात है, हैज मोर वाटर molecules surrounding as compared to ion having low charge density. अब इसको समझने के लिए आपके सामने ये डायग्राम्स आ गए। इनमें एक आपके पास है कॉपर आयन और एक आपके पास है सल्फेट आयन। कॉपर आयन +2 इसका साइज छोटा होता है, सल्फेट आयन -2 इसका साइज जो होता है वो लार्ज होता है। आप देख सकते हैं कि इनका साइजेस का डिफरेंस है। पॉजिटिव आयन साइजेस में छोटे हैं, लिहाजा उसे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो सराउंड कर रहे हैं वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू लार्ज साइज आयन विच इज़ एक्चुअली नेगेटिव चार्ज। अब आप सोच रहे होंगे लार्ज साइज का सरफेस एरिया ज़्यादा तो ज़्यादा आयन सराउंड करने चाहिए। देखिए नंबर ऑफ आयन सराउंडिंग इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपका चार्ज कितना स्ट्रॉन्ग है, कितने मॉलिक्यूल्स को वो होल्ड करके रख सकते हैं। जो पॉजिटिव आयन है वो बेशक साइज में छोटा है, सरफेस एरिया कम है, मगर स्टिल उस आयन का एरिया कम होने के बावजूद वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अपने नियर बाय वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है एज कंपेयर टू नेगेटिव आयन ज़्यादा। तो जब वो नेगेटिव आयन के मुकाबले में ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो ज़्यादा आयन उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो रहे हैं, हालांकि वो छोटा है। पॉजिटिव आयन छोटा है मगर स्टिल ज़्यादा नेगेटिव आयन्स के मुकाबले में वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहा है। नेगेटिव आयन बेशक साइज में ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो कॉमन सेंस तो ये कहती है साइज में ज़्यादा तो उसके इर्द गिर्द ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठे होने चाहिए, लेकिन नेगेटिव आयन में इतनी हिम्मत, ताकत, एबिलिटी नहीं होती कि वो उनको होल्ड करके रख सके। सो उसके इर्द गिर्द कम वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं। सो मोर वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर मोर चार्ज डेंसिटी विच इज़ एक्चुअली डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ आयन। जो कि आपके पॉजिटिव चार्जेस हैं उनका आयन का साइज छोटा होता है, लिहाजा उनकी हाइड्रेशन के दौरान जो वाटर मॉलिक्यूल है उनके इर्द गिर्द ज़्यादा इकट्ठे होते हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ, हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा जो हाइड्रेशन का प्रोसेस है उसके बाद कौन सी डेफिनेशन है। नाउ स्टूडेंट वी हैव द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स क्या होते हैं? देखिए हाइड्रेट्स ऐसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होती हैं, यूजुअली ये सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस को फर्दर अगर आप डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो सॉल्युबल सॉल्ट्स को ज़्यादा मुनासिब होगा कहना। यूजुअली ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस या सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं विच कंटेन केमिकली कंबाइंड वाटर, जिसमें क्रिस्टल के अंदर केमिकली कंबाइंड वाटर होता है जो ना सिर्फ क्रिस्टल की शेप में हिस्सा ले रहा होता है बल्कि कलर में भी। और वो जो वाटर कंबाइन हुआ होता है वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉपर सल्फेट की बात करूं, कॉपर सल्फेट, तो इसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ज्वाइन हुए होते हैं केमिकली और इसकी क्रिस्टल की शेप और कलर में हिस्सा ले रहे होते हैं। तो हम इस पूरे सब्सटेंस को, इस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को हाइड्रेट कहेंगे। याद रखिएगा ये जो हाइड्रेट है ये लिमिटेड नहीं है सॉल्युबल सॉल्ट तक। देयर आर एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक, बेसिक और एलिमेंट्स जो हाइड्रेट्स की फॉर्म में होते हैं। ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखी आ रही हैं एसिडिक, बेसिक और एलिमेंट की जो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट में हिस्सा लेते हैं। बट हमारे पास जो हाइड्रेट्स की एग्जांपल्स गिवन है वो इस टाइम सॉल्युबल सॉल्ट्स की हैं।
अगर आप कॉपर सल्फेट के सॉल्ट को गौर से देखें तो वो एक क्रिस्टलाइन शेप में होता है, और उसकी क्रिस्टलाइन शेप में आपके सामने जो कॉपर सल्फेट का सॉल्ट बना नज़र आ रहा है, ये इसकी क्रिस्टलाइन शेप जो है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। और अगर आप इस कॉपर सल्फेट को गर्म करें, कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल, ये जो आपके पास क्रिस्टलाइन स्टेट नज़र आ रही है ब्लू कलर की बड़ी खूबसूरत सी, इसको आप गर्म करें, गर्म करते जाएं करते जाएं करते जाएं, ऐसा ऐसा क्या होगा, ये जो इसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के साथ जो जुड़े हुए हैं इसके क्रिस्टल में, ये वेपोरेट कर जाएंगे और पीछे सिर्फ कॉपर सल्फेट बच जाएगा और उसका कलर चेंज हो जाएगा। वो ब्लू से देख रहे हैं वाइटिश कलर का हो गया। इट मीन्स ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर, उसके क्रिस्टल के अंदर केमिकली कंबाइंड होते हैं, ये उसका एसेंशियल पार्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड इट्स कलर। समहाउ हाइड्रेट्स सॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। कब? जब उनको किसी सॉल्ट को क्रिस्टलाइज कराया जाए, जब किसी सॉल्युबल सॉल्ट को क्रिस्टलाइज कराया जाए from solution, from its aqueous solution, aqueous solution, तो यूजली होता यूँ है कि आपके soluble salts जो होते हैं वो हाइड्रेट्स बनाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट में कॉपर जो होता है वो पॉजिटिवली 2 चार्ज होता है, छोटे साइज का होता है। सल्फेट जो होता है वो नेगेटिवली 2 चार्ज का होता है और एज कंपेयर टू कॉपर बड़े साइज का होता है। तो 5 वाटर मॉलिक्यूल में से कितने कॉपर से जुड़े होंगे, कितने सल्फेट से जुड़े होंगे? आप यहाँ चार्ज डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। कॉपर साइज में छोटा होता है, लिहाजा उसका चार्ज पर यूनिट एरिया ज़्यादा है, क्योंकि साइज कम है, चार्ज उतना ही है। 2 ओवर कम साइज तो बड़ा आंसर आएगा। सल्फेट साइज में लार्ज है, लिहाजा इसकी चार्ज डेंसिटी कम है। लिहाजा अगर मैं क्रिस्टल की बात करूँ ना, तो जो कॉपर आयन है इसमें इसके साथ जो होते हैं वो 4 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, और सल्फेट के साथ 1 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा होता है, उसकी वजह इसकी चार्ज डेंसिटी कम है। सो 5 के 5 कॉपर सल्फेट में 4 कॉपर से अटैच हुए होते हैं और 1 सल्फेट से अटैच हुआ होता है। लिहाजा यहाँ भी चार्ज डेंसिटी कम होने की वजह से सल्फेट कम वाटर मॉलिक्यूल ले रख पाता है, अट्रैक्ट कर पाता है, और कॉपर जो है वो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर पाता है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। स्टूडेंट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये है कि वो वाटर मॉलिक्यूल, ये वो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कंबाइन करते हैं सब्सटेंस के साथ जब वो क्रिस्टलाइज होती है एक्वस सॉल्यूशन में से। जैसे कि कॉपर सल्फेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल जो थे वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाते हैं, क्योंकि वो जब कॉपर सल्फेट क्रिस्टलाइज आउट होता है तो उसके साथ वो 5 वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं। स्टूडेंट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है या वाटर ऑफ हाइड्रेशन जो है वो एक्चुअली क्रिस्टल का एसेंशियल पार्ट होता है। हमारे पास सबसे ज़्यादा मशहूर जो एग्जांपल्स हैं वो हैं ऑक्सैलिक एसिड की, उसमें COOH 2 टाइम्स 2 वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोराइड की MgCl2 और इसके साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। सोडियम कार्बोनेट की Na2CO3 और इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल। बोरेक्स की, जो कि वन ऑफ द यूजफुल पार्ट है हमारे पास डिटर्जेंट्स का, Na2B4O7, इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। और कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल जिप्सम। ये सारे हमारे पास इंतहाई इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। वाटर जो है इसके अंदर इंतहाई इम्पोर्टेंट, ये हमारे पास इंतहाई इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स और कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर वाटर और क्रिस्टलाइजेशन लिखा हुआ है। ये यूजुअली MCQ के तौर पे पूछे जा सकते हैं कि किस सब्सटेंस के साथ कितने वाटर और क्रिस्टलाइजेशन है। इसके अलावा भी बुक में बहुत सी एग्जांपल्स गिवन है जो आपने सारी याद करनी है। स्टूडेंट, अब एक बात याद रखिएगा यहाँ पे कि ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसको आप क्रिस्टल से रिमूव भी कर सकते हो
बाय हीटिंग। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल या सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएं कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट के अंदर। सो सिंपली यू हैव टू डू हीटिंग। ये जो सॉल्ट होते हैं जैसे सोडियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट वगैरह, ये यूजुअली हीट इनको कम टेम्परेचर पे डीकम्पोज नहीं कर पाती, ये स्टेबल सॉल्ट्स होते हैं। लिहाजा हीट करने पे ये तो डीकम्पोज नहीं होते, लेकिन वाटर इनमें से एवेपोरेट हो जाता है। लेकिन अगर मैं ऐसे सॉल्ट्स की बात करूं जो हीट करने पे डीकम्पोज होते हैं, उन पे यूजुअली ये हीटिंग का प्रोसेस अप्लाई नहीं किया जाएगा क्योंकि वो सॉल्ट भी डीकम्पोज हो जाएगा। बट समहाउ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर ऑफ हाइड्रेशन को आप बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग रिमूव कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर तो आपका कलर्ड कंपाउंड है और उसका एक ख़ास स्ट्रक्चर है तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा अगर आप हीट करने पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव करते हैं। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो एसेंशियल पार्ट है किसी क्रिस्टल का। इट्स नॉट समथिंग विच इज़ सिंपली मियरली अटैच्ड और वो उसके फॉर्मेशन में या उसके स्ट्रक्चर में या उसके कलर फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले रहा। आप सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 6 के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के सॉल्ट में कलर फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है। फॉर टाइम बीइंग याद रखिएगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाइड्रेशन का प्रोसेस, हाइड्रेटेड आयंस, हाइड्रेट्स, ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आते हैं। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है एंटी टेस्ट में यूजुअली आती है वो ये है कि ऑन विच फैक्टर द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग एन आयन डिपेंड। वो कौन सा फैक्टर है जिस पर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंडिंग आयन डिपेंड करता है? वो फैक्टर है चार्ज डेंसिटी। और आपने ये याद रखनी है बात। सो स्टूडेंट, ये हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। इसके अंदर हमने 3 इंतहाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ी और हाइड्रेशन के साथ हाइड्रेटेड आयंस की डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है जो हमारे इस सिलेबस का हिस्सा है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हाइड्रोलिसिस को स्टडी करने जा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है और फॉर दोज हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट एमडी कैट और ई कैट उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लिहाजा हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस पढ़ने से पहले इन कॉन्सेप्ट्स का समझना बहुत ज़रूरी था। अब हम चलते हैं हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस की तरफ जो कि नेक्स्ट लेक्चर है। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।